ये जंगबंदी हुई है या अभी भी ये रीजन हालत जंग में है? क्योंकि जंगबंदी की अनाउंसमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दोपहर में जो गुफ्तगू की बड़े अग्रेसिव दिखाई दी है वो, और इसराइल को भी उन्होंने निशाना बनाया ईरान के साथ साथ उस गुफ्तगू के अंदर। ये मेरे ख्याल में कहना चाहिए कि जंगबंदी हो चुकी है। छोटी मोटी खिलाफ वर्जियां होती रहती हैं। और जो हमारे नज़दीक मुल्क हैं ईरान के, जहां कल एयर स्पेस बंद कर दी गई थी, फ्लाइट शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया था, बाय एंड लार्ज सब ने अपनी एयर स्पेस खोल दी है। और नॉर्मल एयर ऑपरेशन जो है पैसेंजर प्लेन्स के वो शुरू हो गए हैं वहां पर। तो जिस तरह ईरान कह रहा है कि जी कुछ थोड़े बहुत जो था तोप के अंदर गोले रह गए थे, वो हमने कहा निकाल दे, चला दे। तो ये जंगबंदी पर मतलब कि हम सबका इत्तेफाक हो चुका है। नहीं तो आप समझते हैं कि अब मुकम्मल तौर पर चीज़ें सीज़ फायर के ऊपर हैं, जंगबंदी मुकम्मल है, या आपको मुस्तकबिल में दिखाई दे रहा है कि कोई शरारत इसराइल दोबारा कर सकता है ताकि इस खत्ते के अंदर जो है वो कशीदगी बरकरार रहे, और कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है जिससे अरब ममालिक और ईरान के दरमियान की कशीदगी बढ़े किसी तरह की? देखिए, इस वक्त तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत जो है वो इसराइल रेस्ट पोजीशन में जाएगा, अपने आप को रिकूप करेगा। पहली दफा उनके मुल्क पर जो हमला हुआ है, उनके शहरी दरबदर हुए हैं, कोई जा रहा है अपने नीचे जो बंकर्स बनाए हुए हैं, कुछ मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तो ये पहली दफा उनको सही मानों में टेस्ट हुआ है कि जो कुछ वो दुनिया के साथ गाजा में या कहीं करते रहे हैं वो उनके साथ भी हुआ है। तो वो भी अपना जख्म चाट रहे हैं। उनके पास भी गोला बारूद, हालांकि अमेरिका उनको सप्लाई करता है लगातार, फिर भी कमी आई हुई है। तो दोनों साइडों को रेस्ट चाहिए था। और मेरे ख्याल में दोनों सीज फायर की तरफ माइल भी थे, क्योंकि इसराइल का नुकसान कम नहीं हो रहा था। इसलिए अमेरिका भी उसको बचाने के लिए आ गया। और दूसरी जो उसको सबसे बड़ा था कि इसकी जो खतरा है हमें, वो ईरान के जो है ना जौहरी बम बनाने से है। तो वो भी अमेरिका ने हुज्जत तमाम करने के लिए एक कार्रवाई कर दी तीनों उसके जो न्यूक्लियर प्लांट जहाँ पर थे। तो वो भी काफी हद तक हो गया था। ईरान ने कहा अगर ये हुआ तो हम जो है फिर अपने हुर्मुज को बंद करेंगे, और हम जो अमेरिका के अड्डे हैं उनको टारगेट करेंगे। उसने टारगेट करके दिखा भी दिया कतर में अपना मिसाइल फेंक कर। और उनकी पार्लियामेंट ने ये ऑर्डर भी पास कर दिया कि जी हाँ, पार्लियामेंट आपको ऑथराइज करती है ईरान की कि आप जब चाहें फौजी कमांडर फैसला कर सकते हैं और अपना हुर्मुज को बंद कर सकते हैं। तो ये सब चीज दोनों साइड से शर्तें काफी हद तक पूरी हो गई। तो इसराइल को तो पहली दफा सही मानों में नुकसान का और टेस्ट हुआ है। दूसरा, ईरान की फतह इस तरह है, कौन है जो अमेरिका को चैलेंज करता है, सुपर पावर को? कौन है जो इसराइल की आंखों में आंखें डाल के बात करता है? कोई भी नहीं करता। उनके आसपास के मुल्क जो है वो तो नहीं करते। लेकिन ईरान ने किया है, बिल्कुल ठीक। डिफाइंस दिखाया है, स्ट्रेटेजिक डिफाइंस दिखाया है। और कि हम रूलों पर काम कर रहे हैं, और आप जो है ये जो है मत समझें कि दुनिया के थानेदार आप हैं और जो मर्जी आप करें कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा। तो इस लिहाज से ये जो है ना सीज फायर अब होल्ड करेगा, क्योंकि जहां पर फौजें आमने सामने हो, जिस तरह हमारे एलओसी कश्मीर में है, जी। वहां पर ऑर्डर पहुंचते पहुंचते दूर दराज पोस्टों पर फायर चलता रहता है छोटे हथियारों का। लेकिन ये तो मिसाइल है ना, जो 2000 किलोमीटर जिसे सफर करना है, या हवाई जहाज है जरूर क्या आने। तो मेरे ख्याल में ये आस्ता आस्ता भी रुक जाएगा मामला, और सीज फायर जो है वो अपना कायम हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने बात की कि अमेरिका ने जो B-2 बॉम्बर से स्ट्राइक की ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, वो हुज्जत तमाम हुई है। आपको लगता है कि अब ईरान मुस्तकबिल करीब में ज़्यादा खुलकर इस हवाले से सामने आएगा? क्योंकि अभी तो उनका ये मौक़िफ़ है कि अमेरिका जो ये क्लेम कर रहा है कि तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उसने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, और ईरान, आज भी अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान अब जौहरी सलाहियत से बहुत दूर चला गया है। लेकिन ईरान का ये क्लेम है कि हमारी तमाम चीज़ें बदस्तूर मौजूद हैं, उसी तरह ही हैं, इंटैक्ट हैं। हम लोगों ने वो तीनों फैसिलिटीज़ पहले ही खाली कर दी थी। तो अब ये जो सारा एपिसोड हुआ, इसके बाद ईरान के पास अब एक एक्सक्यूज़ भी है, और अब ईरान खुलकर सामने आएगा इस हवाले से। देखिए, ईरान तो पहले भी खुलकर सामने है।
लेकिन साथ साथ उसने एनपीटी, नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी भी साइन की हुई है। और उसकी तमाम साइट जहां पर न्यूक्लियर रिसर्च काम हो रहा है, ये यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा है, वो सब उनकी इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए खुले हुए हैं कि वहाँ के इंस्पेक्शन करें और देख लें कि वो वेपन ग्रेड का यूरेनियम नहीं बना रहा, बल्कि रिसर्च करके वो यूरेनियम जो है उसको एनरिच जरूर कर रहा है, अब्सोल्युटली जरूर कर रहा है। लेकिन अब जो है ये जो मसला होगा ना, क्या टर्म कंडीशन है जिसके ऊपर ये सीज फायर तय पाया होगा, उसमें तो जाहिर है इजराइल तो कहता है कि हरगिज हरगिज भी वो न्यूक्लियर रिसर्च की तरफ, रिएक्टर्स की तरफ, इस तरफ बिल्कुल न जाए। लेकिन ईरान इस बात को नहीं मानेगा। वो अपना हक समझता है कि न्यूक्लियर रिसर्च और अपना अटॉमिक पर पीस उसको जो है करने के लिए वो अपना काम जारी जारी रखे। पहले तो मतलब उसका ये स्टांस रहा है, तो अभी भी मेरे ख्याल में उसका स्टांस जो है वो यही रहेगा। वो इनकी ये बात नहीं सुनेगा कि नो न्यूक्लियर रिसर्च एंड नो न्यूक्लियर एक्टिविटी, वो इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। नहीं तो सर, अगर ईरान ये बात नहीं सुनेगा फिर तो इस खित्ते के अंदर देखें ना, वो पहला अटैक जो होता है या इस तरह की पहली कशीदगी है, और वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चाका खुल गया है, तो वो चाका जब खुल गया फिर तो दूसरी दफ़ा तो फिर मामला उस तरह नहीं होते, वो फिर ज़्यादा सीरियसली चीज़ें और दूसरी तरफ चली जाती हैं। तो अगर ईरान नहीं मानेगा तो इसराइल फिर रुकेगा या अमेरिका रुकेगा? जी देखिए, बात यह है कि इसराइल ने भी टेस्ट कर लिया है वो, उसको नुकसान जो हुआ है। तो और ये जरूर हुआ है कि जो ईरान का प्रोग्राम था, हम्म। उसके चाहे वो चीजें वहां पर तबाह ना हुई हों, जो 3 साइट्स पे हमला अमेरिकनों का हुआ है, लेकिन वो कई साल पीछे जरूर चला गया है। दे हैव टू रीस्टार्ट इन मैनी वेज अगेन, इट विल टेक टाइम। तो देखें, बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है ये न्यूक्लियर हासिल करने का, नॉलेज और उसको रिसर्च करने का, ये तो पाकिस्तान में अगर आपको याद हो, कनाडा 1964 में अयूब खान के ज़माने में उन्होंने हमें रिएक्टर पहले दे दिया था, और 100 मेगावाट का पावर प्लांट जो था वो कराची में लगा था, जिसको बाद में जब 65 के बाद उन्होंने उसका जो यूरेनियम और हैवी वाटर वगैरह बेचते थे बंद कर दिया। लेकिन वो पाकिस्तानियों ने खुद रिसर्च करके संभाल लिया, तो हम उसको चला रहे हैं। तो मतलब कि पीसफुल रिसर्च के लिए और पीसफुल कामों के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जो कि मुल्क की दरकार होती है। यही ईरान का व्यू है। अच्छा सर, आप समझते हैं कि ये जो एक अचानक जंग बंदी हुई है, पहले अमेरिका ने B2 बॉम्बर से स्ट्राइक किया ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, जवाब में ईरान ने अमेरिकी अड्डों को मशरक़ वस्ती में निशाना बनाया, और उसके बाद इनिशियली ये लग रहा था कि अब अमेरिका फिर कोई जवाब देगा जिसके बाद कशीदगी बढ़ेगी। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ठीक है, ईरान ने जवाब दे दिया, यानी उन्होंने ईरानियन जवाब को एक्सेप्ट कर लिया। गो कि उनका यह मौक़िफ़ था कि बड़ा छोटा सा जवाब है, कोई इतना बड़ा जवाब नहीं दिया जितनी बड़ी कार्रवाई हमने की है। इसमें बड़ी एक बहस हो रही है कि ये तो लग रहा है कि ये जो सारा सीज फायर हुआ एक स्क्रिप्टेड सीज फायर था। आपका क्या ख्याल है सर इस हवाले से? ये आपका ये सोच सही है कि जो एंड गेम था वो लगता था कि इट इज मैनेज्ड, और वो इसलिए कि कतर कह रहा है कि हमें कई घंटे पहले उन्हें बता दिया था कि हम आप पर हमला करेंगे। ये भी आपको पता है, खबरें काफी अर्से से गर्दिश कर रही थी कि ईरान से जो इम्पोर्टेंट एसेट्स थे, उनके हवाई जहाज थे या और दूसरा काफी इक्विपमेंट निकाल लिया गया था। देखिए, वो इसलिए कि कतर कह रहा है कि मुझे कई घंटे पहले बता दिया गया था। अमेरिका कह रहा है कि हमने अपने जो इम्पोर्टेंट एसेट्स थे उनको हमने वहां से मूव कर दिया था। दूसरी बात, आपको एक बात का जो मैं समझता हूँ वो ये है कि कोई मुल्क जो कोई अपना अड्डा देता है किसी दूसरे मुल्क को, जिस तरह कतर ने अमेरिका को दिया है, तो वो जो हिस्सा होता है वो एक किस्म का अमेरिका का कहलाएगा हिस्सा, ना कि कतर का। मैं इसकी मिसाल ये दूं कि हमने भी वॉर ऑन टेरर में, आपको पता है, शमसी और जैकबाद के 2 हवाई अड्डे अमेरिकनों के हवाले किए थे। हमारा कोई पाकिस्तानी वहां नहीं घुस सकता था, उन्होंने वहां उनका अपना कब्जा था टोटल।